बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हमने हाफ लाइफ के बारे में पढ़ना। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को रेडियो एक्टिविटी का अमल जो है वो सिखाया था। रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा अमल है जिसमें कोई भी एलिमेंट अपने में से रेडिएशन खारिज करता, तो पेरेंट न्यूक्लियाई डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर चेंज हो जाते हैं। उसके हमने कुछ न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन की एग्जांपल्स भी डिस्कस की थी, जिसमें अल्फा डिके डिस्कस किया था, बीटा डिके वो डिस्कस किया था, फिर हमने गैमा डिके को डिस्कस किया था। तो बच्चों, जब भी ये डिके होते हैं तो एलिमेंट टूटकर किसी दूसरी किस्म के एलिमेंट के अंदर बदल जाते हैं। तो कोई भी एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट किसी भी एक तरह के एटम्स का मजमुआ है, उसमें एटम्स की तादाद लाखों के अंदर हो सकती है। तो अगर किसी एलिमेंट के वो एटम्स, और एलिमेंट में तमाम एटम्स सेम नेचर के होते हैं, अगर किसी एलिमेंट के उन एटम्स के अंदर से डिके हो, यानी वो एटम्स अपने में से रेडिएशन खारिज करें और टूटते जाएं, मतलब कन्वर्ट हो जाएं किसी और फॉर्म में, तो हम उसको टूटने का अमल कहेंगे, डिके का अमल कहेंगे। तो अगर वो डिके होते होते आधे एटम्स रह जाएं, तो जितना टाइम स्पैन वो लेंगे टोटल एटम्स का आधा होने तक, उसको हम उसकी हाफ लाइफ कहेंगे। रेडियो एक्टिविटी का एक अमल ये ना तो केमिकल है ना फिजिकल है, ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाया था। ना ये टेम्परेचर से चेंज होता है, ना किसी से और चीज से, ये न्यूक्लियस में से खारिज होने वाली शुआओं के ऊपर डिपेंड करता है। उन रेडिएशन ने इसको डिसाइड करना होता है। तो न्यूक्लियर रेडिएशन जब निकलती हैं, एमिट होती हैं, तो उन रेडिएशन के एमिट होने से ये एटम्स डिके होते हैं, टूट जाते हैं, किसी और एलिमेंट के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो एटम्स का टूट कर गिवन अमाउंट में से आधी रह जाना, जितना टाइम स्पैन वो लेगी, उसको हम हाफ लाइफ कहेंगे। तो हाफ लाइफ की डेफिनेशन हम क्या करेंगे? हाफ लाइफ इसके हम डेफिनेशन करते हैं, टाइम रिक्वायर्ड टू डिके हाफ ऑफ एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट। और एलिमेंट भी कौन सा? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। हाफ लाइफ वो टाइम स्पैन है जिसमें एटम्स आधे हो जाते हैं, जो भी आपके पास गिवन रेडियो एक्टिव एलिमेंट मौजूद होता। अब इसके अंदर इस डेफिनेशन को अगर हम लेके चलें तो हमें बहुत सारे पॉइंट्स इसमें से मिलते हैं। हाफ लाइफ का जो अमल है ये अल्फा, बीटा और गैमा डिके की वजह से हमारे सामने आता है। जो कि अल्फा मिशन होगी, बीटा मिशन होगी, गैमा मिशन होगी, तो उन मिशन के नतीजे में रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके हो जाएंगे, और जब वो आधे रह जाएंगे तो हाफ लाइफ हो जाएगी, उसको हम हाफ लाइफ कहेंगे। तो तमाम एलिमेंट्स की हाफ लाइफ सेम होना जरूरी नहीं है, ये आगे चल के हम इसको फाइंड भी करेंगे। हम जिस बात पे ज्यादा तवज्जो देने वाले हैं यहां पे वो ये है कि जब भी एक गिवन अमाउंट आपके पास एटम्स की मौजूद हो, तो आप किसी पर्टिकुलर एटम को टारगेट करके नहीं कह सकते कि अब इसने डिके होना। ये बिल्कुल हाफ लाइफ के अंदर ऐसे ही होता है कि हमारे पास एक एलिमेंट मौजूद है, उसमें बहुत सारे एटम्स मौजूद हैं, तो आप नहीं कह सकते कि इस वक्त इसने डिके हो जाना या इस वक्त इसने डिके हो जाना। ये एक रैंडम प्रोसेस है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी शहर की आबादी 1 मिलियन हो, तो आप नहीं कह सकते कि फलां पर्टिकुलर पर्सन ने आज इस दुनिया से जाना है। रीज़न क्या है कि हमें इस
डिके के अमल को भी रैंडम रखा हुआ है, इसी तरह एटम्स के अंदर डिके का अमल भी रैंडम है। एक पर्टिकुलर एटम जो है उसकी निशानदेही नहीं कर सकते। तो हम इसके बारे में ये राय लिखते हैं कि हमारे पास वी कैन नॉट से दैट about a particular atom to decay। किसी खास एटम के बारे में आप नहीं कह सकते कि वो डिके होने वाला है। जस्ट लाइक जैसे एक शहर की आबादी है तो उसमें किस पर्सन ने डाई होना है, किस पर्सन ने मर जाना है, इसके बारे में हम कोई भी राय नहीं रख सकते। दूसरा ये अमल कि डिके रैंडम होना है और कोई भी एटम जो है वो डिके हो सकता है उस एलिमेंट का, डिके होने के बाद वो उस एलिमेंट का हिस्सा नहीं रहेगा, वो किसी और एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट हो चुका होगा। फिर ये डिके का अमल डिपेंड करेगा इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स पर। बिल्कुल ऐसे जैसे एक शहर की आबादी ज्यादा होगी तो उसमें रोजाना बेस पर मरने वाले लोगों की तादाद भी ज्यादा होगी। इसी तरह जब एक एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे तो डिके होने वाले एटम्स की तादाद भी ज्यादा होगी, और अगर नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे तो डिके होने वाले एटम्स की तादाद भी कम होगी। तो स्मॉलर द नंबर ऑफ एटम्स, गिवन नंबर ऑफ एटम्स हम उसको कह लेते हैं, तो स्मॉलर विल बी द डिकेड एटम। ग्रेटर द नंबर ऑफ गिवन एटम्स, ग्रेटर विल बी द डिकेड एटम। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं यही बात, स्मॉलर नंबर ऑफ given atoms, smaller the decay। कम एटम्स होंगे तो कम डिके होंगे, ग्रेटर या लार्जर नंबर ऑफ गिवन एटम्स, लार्जर विल बी डिके, तो उसका डिके भी उतना ही ज्यादा होगा। फिर दूसरी बात कि जितना आप टाइम स्पैन ज्यादा देंगे, ज्यादा टाइम के लिए आप उसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो उतने ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो डिके होंगे। जितना टाइम इंटरवल कम होगा, यानी थोड़े टाइम के अंदर आप देखना चाहते हैं कि कितने डिके होंगे, तो उस वक्त तक थोड़े ही डिके हुए होंगे। तो हम इस बात को लिखते हैं कि डिकेड एटम, डिके ऑफ एटम्स इज proportional to टाइम इंटरवल। वो टाइम इंटरवल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अब इसको अगर हम एक फार्मूला की शक्ल दें, फार्मूला, तो ये किस तरह का हमारे पास एक रिलेशन डेवलप होगा। हम इसको डिके ऑफ एटम्स को डेल्टा एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, एंड डिके ऑफ एटम इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। तो डिके इज प्रोपोर्शनल टू एन नंबर ऑफ एटम्स इनटू डेल्टा टी। इसके साथ हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है, इसमें नेगेटिव साइन मैंने पास से लगाया, जो ये शो कर रहा है कि डिके होने के बाद एटम्स की तादाद डिक्रीज होती जा रही है। यानी नेगेटिव साइन इस इक्वेशन में लगाने का मकसद ये शो करना है कि डिके होते होते एटम्स कम होते जा रहे हैं, तो डिकेइंग एटम डिक्रीज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट, तो वो नेगेटिव साइन के अंदर शो हो जाता है। अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करें तो एक कांस्टेंट लगाते हैं लैम्डा इन एन डेल्टा टी। लैम्डा
इज द डिके कांस्टेंट। लैम्डा को हम डिके कांस्टेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने नेगेटिव साइन को शो करेंगे। नेगेटिव साइन shows decrease number of atoms. Number 2, लैम्डा को हम डिफाइन करेंगे। लैम्डा इज कॉल्ड डिके कांस्टेंट। अब अगर हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करें और लैम्डा की वैल्यू निकालें तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी। यानी ये वाली सारी टर्म जो है ये इसकी डिवीजन में आ जाए। और अगर इसको फर्दर रीअरेंज करें फार्मूले को तो डेल्टा एन ओवर एन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी आ जाए। डेल्टा एन इज हेयर द डिके एटम्स और एन इज द ओरिजिनल गिवन नंबर ऑफ एटम्स। तो डेल्टा एन ओवर एन को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिके। फ्रैक्शनल डिके मीन्स टू से कि कितने एटम्स आपको गिवन थे उसमें से कितने डिके हो गए, तो दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिके। तो इट मीन्स टू से वी कैन से दैट फ्रैक्शनल डिके ऑफ एटम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड डिके कांस्टेंट। डिके कांस्टेंट। Decay constant is defined as fractional decay of atoms. Fractional decay of atoms per unit time is known as डिके कांस्टेंट। उसको हम डिके कांस्टेंट का नाम दे देते हैं। अब ये फ्रैक्शनल डिके जितना ज्यादा होगा लैम्डा की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। यानी लैम्डा डिके कांस्टेंट शो कर रहा है लार्जर द वैल्यू ऑफ डिके कांस्टेंट ऑफ एन एलिमेंट लार्जर विल बी द डिके ऑफ दैट एटम्स। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ डिके कांस्टेंट स्मॉलर विल बी द डिके ऑफ एटम्स। तो इस रिलेशन से हमें मिलता है लार्जर लैम्डा इज शोन दैट लार्जर विल बी decayed atoms. Smaller value of lambda, smaller will be decayed atoms. ये हमारे पास डिके कांस्टेंट एक इंफॉर्मेशन लेके आता है जिस इंफॉर्मेशन से हमें ये चीज़ मिलती है। इसी तरह अगर हम एक और इसी फार्मूले से कांस्टेंट को डिफाइन करना चाहें वो होती है एक्टिविटी। एक्टिविटी इज अ कांस्टेंट। ये बुक में अवेलेबल नहीं है। एक्टिविटी इज डिफाइंड एज ए that is equal to delta n over delta t। इस रिलेशन में डेल्टा टी को सिर्फ इसकी डिवीजन में लेके आए तो डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू नेगेटिव साइन को फिर इग्नोर करते हैं बिकॉज इट इज ओनली शोज द नंबर ऑफ डिक्रीजिंग एटम, तो इज इक्वल टू लैम्डा एन आ जाए। तो वी कैन से दैट डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी आप इसी रिलेशन इक्वेशन से निकालेंगे तो लैम्डा इंटू एन के बराबर आ जाएगा। This shows that
इसको हम इसकी डेफिनेशन ये करते हैं कि रेट डिके ऑफ एटम्स, या हम इसकी दूसरी डेफिनेशन ये लिख लेते हैं कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटम्स पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी। एक्टिविटी भी उतनी ज्यादा होगी जितना डीके कांस्टेंट और इनिशियल नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे, और एक्टिविटी किसी भी रेडियो एक्टिविटी के अमल को समझने के लिए जरूरी होती है। फिर हम अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें और यही चीज रेडियो एक्टिव डिके को एक और अंदाज में समझने की कोशिश करें, तो हम इसको एक ग्राफ के जरिए भी समझ सकते हैं कि ग्राफ जो इसके दरमियान में ड्रॉ होता है, उस ग्राफ में हमें यही चीजें जो हैं वो हमने सीखनी है। वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में हम टाइम ले लेते हैं, जो टाइम गुजरता जा रहा है। वाई एक्सिस के अंदर हम नंबर ऑफ एटम्स ले लेते हैं ऑफ एनी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। इनिशियल में हमारे पास स्टार्ट में देर आर एन नॉट नंबर ऑफ एटम्स, मे बी कि वो 16 नंबर ऑफ एटम्स हो, 16 हम अपने पास से ले लेते हैं, समझने की खातिर एग्जांपल दे रहा हूं, वैसे तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। हाफ लाइफ एक टाइम है, उसको मैं T1/2 से शो करता हूं। T सब्सक्रिप्शन में के अंदर मैंने इसको सब्सक्रिप्ट में लिखा हुआ है 1/2। तो 1/2 के बाद ये टोटल एटम्स का हाफ रह जाएगा, यानी इतने नंबर ऑफ एटम्स रह जाएंगे, दैट इज कॉल्ड n0/2। ये वाला पॉइंट हमें हासिल होगा। अगर इधर 16 नंबर ऑफ एटम्स थे, इधर 8 रह जाएंगे। अगर फिर एक हाफ टाइम गुजरेगा, उस हाफ टाइम के बाद इसको बोलते हैं सेकेंड हाफ लाइफ। उसके बाद ये वाले एटम्स आधे हो जाएंगे और ये n0/2 किया था आधा करने के लिए, उसको फिर आप डिवाइडेड बाय 2 कर दो, n0/4 हो जाएगा। इसको मैं साथ साथ इधर लिखता भी रहता हूं, रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, यानी फर्स्ट 1/2 के बाद वो देंगे n0/2। फिर रिमेनिंग या अनडिके, जो बाकी बच गए उसको अनडिके बोलेंगे। अनडिके एटम्स आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ, वो जगह 1/2 इंटू n/2, इसको 1/2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 हो जाएगा ना, तो 1/2 का स्क्वायर इंटू n0 लिख सकते हैं। इसको बेटे हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू n0, या 1/2 की पावर 1 इंटू n0, ये मेरे पास आ जाए। तीसरी हाफ लाइफ के बाद इसके भी आधे हो जाएंगे, वो यहां पे आ जाती आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ, तो वो रह जाएंगे, इसको n0/2, इसका हाफ किया था तो 1/2 किया था, फिर n0/2 इसका एक दफा हाफ पहले कर चुके हैं, एक दफा और हाफ कर लिया, तो 1/2 1/2 1/2 3 दफा आ गया। तो हम आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ कह सकते हैं n0 इंटू 1/2 की पावर 3, ये हमारे पास अनडिके एटम्स थर्ड हाफ लाइफ के बाद ये रह जाए। अब हम इसको अगर ग्राफ के जरिए शो करें, तो ये ग्राफ हमारे पास एक कर्व सूरत में ऐसे आएगा। अगर यहां पर नंबर ऑफ एटम्स 16 थे, उसका हाफ 8 रह गए, फिर उसका हाफ 4,
उसका हाफ बेटे 2, और हम इसको ये नहीं कह सकते कि कोई भी एलिमेंट कंप्लीटली डिके हो गया, यानी आपकी ये लाइन कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स कम होते रहेंगे डिके प्रोसेस भी स्लो हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी हाफ लाइफ बदल जाएगी, हाफ लाइफ उतनी ही रहेगी। मतलब एक एलिमेंट 2 दिन के बाद अपने नंबर ऑफ एटम्स को आधा कर लेता है, तो अगले 2 दिन के बाद उसका आधा होगा, अगले 2 दिन के बाद उसका आधा हो जाएगा, यानी जो बाकी बचेंगे उसका आधा होता जाएगा। लेकिन जो लास्ट एटम्स बच जाएंगे वो उसका डिके प्रोसेस बिल्कुल स्लो हो जाएगा। रीजन चूंकि इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो कम हो गए। तो फिर हम कह सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट को कंप्लीटली खत्म होने के लिए इनफाइनाइट टाइम चाहिए। अगर ऐसा होता तो हमारे पास यूरेनियम 239 उसकी हाफ लाइफ होती है 4 डेज। तो अगर वो खत्म होना होता तो हमारी अर्थ जो है वो आज से मिलियन ईयर्स अगो ये बनी थी, तो यूरेनियम के तो आसार अब तो खत्म हो जाने चाहिए थे, लेकिन यूरेनियम 239 अभी भी अवेलेबल है। इट मीन्स टू से कि कोई भी एलिमेंट जो है वो कंप्लीटली डिके नहीं होता, उसको इनकम्प्लीटली डिके होने के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइट टाइम चाहिए। किसी और एलिमेंट की बात कर लेते हैं, रेडॉन गैस की बात करते हैं। तो रेडॉन गैस की हाफ लाइफ है 3.8 डेज। तो इट मीन्स टू से कि वो भी अभी दुनिया से रेडॉन गैस खत्म हो जानी चाहिए थी अगर वो कंप्लीटली डिके हो जाती, लेकिन वो भी आज तक हमें मिल रही है। इट मीन्स टू से कि उसको भी कंप्लीटली डिके के लिए इनफाइनाइट टाइम चाहिए। तो मैं इसके लिए फिर लाइन लिख लेता हूं कि टू कंप्लीटली डिके या कंप्लीट डिके of an element required infinite time। कंप्लीट डिके होने के लिए किसी भी एलिमेंट को इनफाइनाइट टाइम चाहिए। इसलिए ये ग्राफ की लाइन कभी भी इस एक्सिस को टच नहीं करेगी। और ये हमारे पास फार्मूला आ गया कि जो हमारे पास ग्राफ से ये रिजल्ट निकले कि हम किसी भी एलिमेंट के रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स कितने रह गए हैं कितनी हाफ लाइफ के बाद, अगर वो फाइंड करने हैं तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद 1/2 की पावर 1 इंटू एन नॉट, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद 1/2 की पावर 2 एन नॉट, थर्ड हाफ लाइफ के बाद 1/2 की पावर 3 एन नॉट, और इसी तरह अगर एन हाफ लाइफ के बाद रिमेनिंग एटम हमने चेक करने हैं, रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स जिसको हम अनडिके भी बोलते हैं, अनडिके आफ्टर nth हाफ लाइफ, nth हाफ लाइफ वो बेटे कितने हो जाएंगे 1/2 की पावर स्मॉल n इंटू एन नॉट। 1/2 की पावर स्मॉल n का मतलब है nth हाफ लाइफ के बाद कितने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो बाकी बचेंगे। अब कुछ एलिमेंट्स की हाफ लाइफ आपकी बुक के अंदर अवेलेबल है जिसको आपको याद रखना है। जैसे यूरेनियम 238 की हाफ लाइफ जो है वो 4.5 इंटू 10 की पावर 8 ईयर है। इसी तरह हमारे पास रेडियम की हाफ लाइफ 1620 ईयर यानी 1620 साल है। यूरेनियम 239 की बताया 23.5, सॉरी इससे पहले मैं शायद गलत बता गया था। यूरेनियम 239 की 23.5 मिनट्स है, और इसी तरह हमारे पास रेडॉन गैस की 3.8 डेज है। ये 4 एलिमेंट्स की हाफ लाइफ जो है वो हमने इसी ग्राफ से सेस की हुई है कि किस एलिमेंट की कितनी हाफ लाइफ बनती है। फिर बेटे हम एक रिलेशन इसका डिस्कस करते होते हैं हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट के। मैं फिर थोड़ा सा पीछे रिव्यू करता हूं। डिके कांस्टेंट हमने डिफाइन किया था लैम्डा। लैम्डा का हाफ लाइफ के साथ क्या ताल्लुक है?
वैसे तो हमने अभी भी सीखा कि जितना किसी का लैम्डा ज्यादा होगा उतना डिके ज्यादा होगा, जितना लैम्डा कम होगा उतना डिके कम होगा, लेकिन इसका हाफ लाइफ के साथ क्या रिलेशन है उसको देखने के लिए रिलेशन बिटवीन decay constant and half life, ये हमने असेस करना है। इसका बहुत सिंपल सा रिलेशन है कि अगर आप लैम्डा को हाफ लाइफ ऑफ एन एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो ये कांस्टेंट आएगा 0.693। इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि अगर ये हाफ लाइफ दूसरी साइड पे चली जाए तो 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ आ जाएगी। यानी जिस एलिमेंट की हाफ लाइफ ज़्यादा होगी उसका डिके कांस्टेंट कम होगा। इट मीन्स टू से कि मेरे पास दो एलिमेंट्स मौजूद है, वन इज यूरेनियम 238, इसकी हाफ लाइफ बताई थी 4.5 इंटू 10 की पावर 8 ईयर। दूसरी है मेरे पास रेडॉन गैस जिसकी हाफ लाइफ मेरे पास कितनी आई थी 3.8 डेज, यानी तकरीबन 4 दिन बनते हैं। अब हम इसको चलो यूरेनियम रेडियम को भी छोड़ देते हैं, एक ही एलिमेंट के दो आइसोटोप्स की बात कर लेते हैं, यूरेनियम 239 और यूरेनियम 238। यूरेनियम 238 की हाफ लाइफ 4.5 इंटू 10 की पावर 8 ईयर और इसकी हाफ लाइफ जो है वो जस्ट 23.8 मिनट है। इसका मतलब हाफ लाइफ का फिक्स होना जरूरी नहीं है, किसी एलिमेंट की हाफ लाइफ कई सालों में हो सकती है, बल्कि कई लाख साल हो सकती है जैसे कि यूरेनियम, और किसी की हाफ लाइफ जो है वो चंद मिनट हो सकती है। इवन दैट के कुछ एलिमेंट्स शायद ऐसे भी हैं जिसके हाफ लाइफ सेकंड्स के अंदर भी अवेलेबल हो। तो यूरेनियम 239 की हाफ लाइफ कम है, यूरेनियम 238 की हाफ लाइफ ज्यादा है। जिसकी हाफ लाइफ कम होगी उसका डिके कांस्टेंट ज्यादा होगा, मतलब उसके नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा डिके होंगे, और जिसकी हाफ लाइफ ज्यादा होगी यूरेनियम 239 की, इसका डिके कांस्टेंट कम है, इसका मतलब है कि इसके नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो कम डिके होंगे। कम डिके होने का मतलब है कि उनका फ्रैक्शनल डिके पर यूनिट टाइम, यानी एक सेकंड के अंदर उसके डिके नंबर ऑफ एटम डिके कम होंगे, जबकि जिसकी हाफ लाइफ ज्यादा होगी कम होगी उसका डिके कांस्टेंट ज्यादा होगा, और जिसका डिके कांस्टेंट ज्यादा होगा उसके एक सेकंड के अंदर ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो डिके होंगे। ये हमारे पास हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट का आपस के अंदर रिलेशन जो है वो बन जाता है। फिर बेटे कुछ ऐसे भी एलिमेंट, ये हम अभी तक डिस्कस कर रहे हैं जो नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो नेचुरल रेडियो एक्टिव नहीं है, बल्कि वो स्टेबल हालत में है, लेकिन अगर हम उसके ऊपर बाहर से कोई एनर्जी पार्टिकल्स फॉल करते हैं उसके न्यूक्लियस के ऊपर तो वो अनस्टेबल हो जाते हैं और वो अपने में से रेडिएशन खारिज करना शुरू कर देते हैं। तो स्टेबल एलिमेंट को अनस्टेबल बनाना और उनमें से रेडिएशन का निकालना, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी इसमें हम कहते हैं कि अ स्टेबल न्यूक्लियाई ऑफ एन एलिमेंट टू मेक अनस्टेबल, कि एक स्टेबल न्यूक्लियाई को अनस्टेबल बनाने के प्रोसेस को आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का नाम देते हैं। ये बेटे हमारे पास रेडियो एक्टिविटी से उस एटम्स की तादाद हाफ रहने तक जो टाइम लगता है उसकी उसको हाफ लाइफ बोलते हैं। उस हाफ लाइफ को आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी, आई विल आंसर यू एज सून एज पॉसिबल। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।